गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे। जिम्नोस्पर्म में हमने कल जिम्नोस्पर्म के आउटर करैक्टर्स की मॉर्फोलॉजी के करैक्टर्स किए थे, बाहरी संरचना के। फिर हम आंतरिक संरचना के लक्षण इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमने कल इंटरनल स्ट्रक्चर की बात भी कही। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में जिसको एनाटॉमिकल करैक्टर कहते हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमिकल करैक्टर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो आंतरिक संरचना में जो रूट्स के अंदर हमने 7 पुल की बात की थी कि 7 पुल होते हैं, वो रेडियल होते हैं, एकांतरित होते हैं, मतलब जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम और फिर फ्लोएम। ठीक है, और साथ में जाइलम और फ्लोएम एकांतरित होने के साथ साथ में ये डाईआरक से पॉलीआरक की कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, रूट्स के अंदर मैंने ये संरचना में आपको बताया था डाईआरक क्या होता है और पॉलीआरक की संरचना क्या होती है। उसके बाद में स्टेम की बात करते हैं। तो इसमें जो स्टेम होता है वो कंजॉइंट होता है, मतलब संयुक्त होता है। जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रहते हैं। ठीक है, और जाइलम फ्लोएम ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर जाइलम होगा, मतलब बाहर की ओर फ्लोएम होगा, अंदर की ओर जाइलम होगा, उसके बीच में कैम्बियम मिलेगी। स्टेम में बात करते हैं तो स्टेम में जो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, जबकि रूट्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अरीय होते हैं। ठीक है, तो करैक्टर्स में आपको ये समझ में लेना चाहिए। करैक्टर्स मैं बता क्यों रहा हूँ, बुक्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे बताने का औचित्य क्या है? मेरे बताने का औचित्य यही तो है कि आपको जो बुक्स में दिया गया है उसका रीजन समझ में आए, मतलब उस शब्दों का अर्थ समझ में आए। ठीक है, तो रूट्स के अंदर एकांतरित का मतलब क्या हो गया? एकांतरित का मतलब ये हो गया कि जैसे ये जाइलम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये यहाँ पे जाइलम मैं बना रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम एकांतरित रूप से उपस्थित है। जब जाइलम और फ्लोएम एकांतरित रूप से उपस्थित हों तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेडियल कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? रेडियल कंडीशन कहते हैं, जिसमें जो जाइलम, जहाँ जाइलम का उद्भव होता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। तो ये प्रोटोजाइलम हो गया और ये क्या हो गया? मेटाजाइलम हो गया। तो प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है। इस कंडीशन को एक्जार्च कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक्जार्च कंडीशन कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम कितने के समूह में? 4 के समूह में है, इसलिए इसको टेट्राड कहते हैं। टेट्राड। जाइलम और फ्लोएम 4 के समूह में, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? टेट्राड कंडीशन कहते हैं। अगर 6 के समूह में हो, देखो मोनोकोट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म हम नहीं पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं। मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स की जो रूट्स होती है उसमें 4 से अधिक समूह पाया जाता है। 4 से अधिक होते हैं तो उसे पॉलीआरक कंडीशन कहते हैं। और 4 है तो टेट्राड है, 2 होते हैं तो डाईआरक। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम के मध्य रूट्स में भी कैम्बियम हो सकती है। ठीक है, जिसमें जाइलम के बाहर की ओर, फ्लोएम के अंदर की ओर इस प्रकार की लहरदार वल्लियाँ बनती है। इस प्रकार से लहरदार इसमें वल्लियाँ बनती है, ऐसे इस प्रकार वेवी वल्लियाँ बनती है जाइलम में ऊपर की ओर, फ्लोएम के नीचे की ओर, जाइलम में ऊपर की ओर, फ्लोएम के नीचे की ओर की वल्लियाँ बनती है। और फिर ये जो लहरदार वल्लियाँ है, इस प्रकार की जो वल्लियाँ है, ऐसे इस प्रकार की जो वल्लियाँ बनेगी, ये वल्लियाँ बाद में क्या हो जाएगी? गोलाकार हो जाएगी और कैम्बियम रिंग बनाएगी। और कैम्बियम रिंग गोलाकार होती है तो वो द्वितीयक वृद्धि करती है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में भी क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और स्टेम में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम एक बंडल्स में होते हैं, जिसमें देखो ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में विभाजक रेखा है। और एक और मैं कर दूं तो ये क्या हो गया? ये कैम्बियम हो गई। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम है, ऊपर की ओर फ्लोएम है,
नीचे की ओर जाइलम है, ये तो जाइलम हो गया, ये क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, और एक बंडल में है, बीच में कैम्बियम है, तो इसे क्या कहेंगे, ओपन टाइप। इस प्रकार के वीबी को क्या कहेंगे, ओपन टाइप। जब जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित हो तो उसे कहते हैं ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स। अब देखो दोनों में अंतर क्या, इस रूट्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, रेडियल होते हैं, जबकि स्टेम में जाइलम और फ्लोएम संयुक्त होते हैं। अगर कैम्बियम उपस्थित है दोनों में तो ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल, अगर नहीं है तो उसे हम कहेंगे क्लोज प्रकार की वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान में रखना कि ये तो प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है, तो उसे एक्जार्ज कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब मेटाजाइलम बाहर की ओर हो और प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो उसे एंडार्क कंडीशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एंडार्क, उसे एंडार्क कहते हैं। एक्जार्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। ठीक है। प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता है कि जाइलम की जो कोशिकाएं स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है, मतलब जहाँ जाइलम बनना प्रारंभ हुआ वो प्रोटोजाइलम, और जहाँ जाइलम बन चुका होता है वो मेटाजाइलम कहलाएगा। इसमें ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। तो आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की कंडीशन भी मालूम हो गई होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए रूट्स, मेटाजाइलम जब बाहर की ओर हो इस प्रकार परिधि में, जैसे ये परिधि मैं बना रहा हूँ, इस परिधि में यहाँ पे मेटाजाइलम बना दिया, देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मैंने ये मेटाजाइलम हो गया, ये प्रोटोजाइलम हो गया। तो मेटाजाइलम बाहर की ओर है, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है। इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं, इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं जब मेटाजाइलम बाहर की ओर हो, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो, तो मतलब जाइलम अंदर से बाहर की ओर बन रहा है तो इसे कहेंगे एंडार्च। ये स्टेम में पाया जाता है, एंडार्च। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जो जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म से थोड़ा सा प्रिमिटिव है। आपको पता है कि जाइलम में 4 कोशिकाएं होती है और फ्लोएम में भी 4 कोशिकाएं होती है। जाइलम ट्रेकिस्ड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है। जो जाइलम ट्रेकिस्ड होती है और जिसे हम वाहिनिकाएं कहते हैं वो तो मिलेगी सभी जिम्नोस्पर्म में। जाइलम वाहिनिकाएं और मर्दूतक कोशिकाएं रेसे तो मिलेगी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, वेसल्स नहीं पाई जाती है। और लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उस श्रेणी के जिम्नोस्पर्म है, जैसे निटेलीज ऑर्डर, कल मैंने 4 ऑर्डर बताए थे, तो निटेलीज जो ऑर्डर है उस निटेलीज ऑर्डर में के लक्षण होते हैं वो एंजियोस्पर्म के समान मिलने के कारण उसके जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं या वेसल्स भी पाई जाती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। फ्लोएम में ध्यान में रखना, फ्लोएम में सैक कोशिकाएं और चालनी कोशिका का बनना होता है, साथ में फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम फाइबर भी होता है। लेकिन फ्लोएम में इसमें सैक कोशिकाएं नहीं पाई जाती है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन उस श्रेणी के जो जिम्नोस्पर्म है निटेलीज ऑर्डर के जिसमें निटम आता है उसमें सैक कोशिकाएं भी पाई जाएगी। अब द्वितीयक वृद्धि होती है, एनुअल रिंग पाई जाती है। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम बनती है और कैम्बियम पूरा एक वलय बना लेती है। ठीक है। और इस कैम्बियम के कारण सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। कैम्बियम के कारण क्या बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो कैम्बियम के कारण जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनते हैं जो कि द्वितीयक वृद्धि को करते हैं, तो वो भी इसमें पाई जाती है। ठीक है। अच्छा ध्यान में रखना है आपको, नेक्स्ट इसमें
कि जो द्वितीयक वृद्धि का, वैसे देखो शॉर्ट मतलब द्वितीयक वृद्धि अगर बात बताएं आपके सिलेबस में नहीं है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि पादप में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक तो प्राथमिक प्रकार के जो टिश्यू होते हैं जो कि पादप की आंतरिक संरचना का निर्धारण करते हैं। विजोतक ऊतक के विभाजन से स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है और स्थायी ऊतक पादप में आंतरिक संरचना का निर्धारण करते हैं। जैसे प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम वो अपना फंक्शन करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कॉर्टेक्स। लेकिन क्या होता है कि जिन पादपों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि का मतलब यहाँ पे आपको ये दे रखना है कि पादप की मोटाई में वृद्धि, तने की मोटाई में वृद्धि। तो तने की मोटाई की वृद्धि उनमें द्वितीयक वृद्धि उनमें होगी जिनमें तना क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। सभी डाइकोट्स में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जिनका हो सकता है कि कुछ बेलें होती है ककड़ी खीरे वाली, उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, लेकिन उनमें असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है क्योंकि उनके बेलों में तना मोटा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सभी डाइकोट्स में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी द्वितीयक वृद्धि होती है और कुछ हमने टेरिडोफाइट्स भी करके आए हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थी, कुछ फॉसिल्स हमने किए थे, आपको याद है। तो द्वितीयक वृद्धि का तने का मोटाई में वृद्धि, मतलब जो छाल बनती है, छोड़े बनते हैं ना, वो द्वितीयक वृद्धि के कारण बनते हैं। तना मोटा होता है वो किसके कारण बनता है, द्वितीयक वृद्धि के कारण ही बनता है। द्वितीयक वृद्धि होती है वो स्टील में भी होती है और स्टील के बाहर भी होती है। स्टील में होती है उसे इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं और स्टील के बाहर होती है उसे एक्स्ट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। स्टील के बाहर कोर्टेक्स में कोरक कैम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है और स्टील के अंदर जो होती है वो जाइलम और फ्लोएम के मध्य उपस्थित वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है। तो स्टील के अंदर द्वितीयक वृद्धि से सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनते हैं, स्टील के अंदर द्वितीयक वृद्धि से सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनते हैं, जबकि स्टील के बाहर कोरक कैम्बियम के कारण जो द्वितीयक वृद्धि से सेकेंडरी कोर्टेक्स बनेगा, ठीक है। और सेकेंडरी कोर्टेक्स बनेगा, फेलम बनेगा, और बारक बनेगी, ठीक है। फेलम, फेलोजन और फेलोड्रम मिलकर क्या बनाते हैं, छाल बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्टील में जो वृद्धि होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जो स्टील में सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसे स्टीलर इंट्रास्टीलर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टील में इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ से क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जबकि बात करें स्टील के बाहर कोर्टेक्स में, स्टील के बाहर अगर कोर्टेक्स में बात करें तो कोर्टेक्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कोरक कैम्बियम के कारण होती है। वो किसके कारण होती है, कोर्टेक्स में कोरक कैम्बियम के कारण। जबकि इसमें कौन से के कारण होती है, स्टील के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ से सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम तो बनते हैं, लेकिन इसमें जो कैम्बियम होती है उसको फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या होता है, स्टील के अंदर कैम्बियम, और स्टील के बाहर होती है उसे कोरक कैम्बियम कहते हैं। जो ये कोरक कैम्बियम हो गई, जैसे ये कोरक कैम्बियम हो गई, कोरक कैम्बियम कोर्टेक्स की कोशिका से बनेगी। कोरक कैम्बियम किससे बनेगी, कोर्टेक्स की कोशिका से बनेगी। कोरक कैम्बियम अपने अंदर की ओर तो क्या बनाती है, सेकेंडरी कोर्टेक्स। क्या बनाती है, सेकेंडरी कोर्टेक्स। जबकि अपने बाहर की ओर क्या बनाती है, कोरक। क्या बनाती है, कोरक। डियर स्टूडेंट्स, कि स्टील में फेसिकुलर कैम्बियम अपने अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, ठीक है। वो स्टील में सेकेंडरी ग्रोथ है। स्टील के बाहर कोर्टेक्स में कोर्टेक्स की कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं होती है वो कोरक कैम्बियम या सेकेंडरी मेरिस्टेम द्वितीयक विभोजक का कार्य करती है। कोरक कैम्बियम अपने बाहर की ओर कोरक बनाती है, जबकि अंदर की ओर सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाती है। तो कोरक को फेलम कहते हैं, कोरक कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं, और जो सेकेंडरी कोर्टेक्स बन रहा है उसको फेलोड्रम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फेलोड्रम कहते हैं। ये जो तीनों स्तर मिलकर के क्या कहलाते हैं, पेरिड्रम। क्या कहलाते हैं, पेरिड्रम।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा पेरिड्रम क्या होता है, कोरक फेलम, सेकेंडरी कोर्टेक्स फेलोजन और कोरक कैम्बियम फेलोजन और सेकेंडरी कोर्टेक्स फेलोड्रम, ये तीनों मिलकर के ही पेरिड्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीयक वृद्धि की बात थी। तो वैसे तो द्वितीयक वृद्धि मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसमें एनुअल रिंग भी पाई जाती है। अच्छा, इसमें जो वुड बनेगी, ध्यान में रखना, सेकेंडरी ग्रोथ से जो वुड बनती है वो सॉफ्ट वुड होती है। जिम्नोस्पर्म में जो सेकेंडरी ग्रोथ से जो वुड बनती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट वुड होती है। तो जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ से जो वुड बनती है वो सॉफ्ट वुड होती है, आपको ध्यान में रखना है ये लक्षणों में। क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, जाइलम में सॉफ्ट वुड क्यों होती है, क्योंकि जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, वाहिनिकाएं पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें कि जो ये जो वुड जाइलम को कहते हैं, आपको पता है क्या? तो जाइलम में जो वुड जाइलम को कहते हैं, ये वुड दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, एक तो होती है मेनोजाइलिक, एक होती है पिक्नोजाइलिक। आपके एग्जाम में आता है कि सॉफ्ट वुड जाइलम को कहते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखना। और जाइलम में जो वुड बनती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती। ये वुड दो प्रकार की होती है जिम्नो में, एक तो होती है मेनोजाइनिक, एक तो होती है मेनोजाइलिक और दूसरी होती है पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक में जो कोर्टेक्स और पिथ होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें कोर्टेक्स और पिथ की जो कोशिकाएं होती है, कोर्टेक्स व पिथ की कोशिकाएं होती है, वो वेल डेवलप्ड होती है और चौड़ी होती है, सुविकसित। मेनोजाइलिक वुड उसे कहते हैं जिसमें कोर्टेक्स व पिथ की कोशिकाएं सुविकसित व चौड़ी होती है। इसे मेनोजाइलिक बोलेंगे। ठीक है, जबकि पिक्नोजाइलिक में क्या होता है, वल्कुट व पिथ की कोशिकाएं रेड्यूस्ड होती है। इसमें क्या होता है, कोर्टेक्स व पिथ की कोशिकाएं अपरासित होती है, रेड्यूस्ड होती है। जिसमें डेवलप होती है वो मेनोजाइलिक और जिनमें अपरासित होती है उसे पिक्नोजाइलिक कहेंगे। ठीक है, पिक्नोजाइलिक पाइनस में मिलती है और मेनोजाइलिक आपके साइकस में मिलती है। तो ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए ये बात कि दो प्रकार की वुड होती है, मेनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड। अगर बात करें कि कोर्टेक्स में एक तो मेनोजाइलिक और एक पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक वुड साइकस में मिलती है जिसके कोर्टेक्स और पिथ होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, चौड़े होते हैं, मज्जा किरणें भी सुविकसित होती है। जबकि जो पाइनस के अंदर जो पाई जाती है जिसे पिक्नोजाइलिक बोलते हैं, उसमें कोर्टेक्स व पिथ होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं। तो ये वुड की दो प्रकार है जिम्नोस्पर्म में, आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें ध्यान में रखना कि सेकेंडरी ग्रोथ में इसमें कैम्बियम केवल, वैसे देखो कैम्बियम होती है वो प्लांट्स में एक साल में एक बार बनती है आवर्तबीजी पादपों में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम होती है पूरे लाइफ में एक बार ही बनेगी। ऐसे नहीं है एक साल में एक बार बन गई, क्योंकि आवर्तबीजियों में हमने देखा भी है कि कैम्बियम रिंग की गणना करते हैं। एक साल में जहाँ पे ऋतुओं में परिवर्तन होता है वहाँ पे एक साल में 2 कैम्बियम बनती है। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन समस्थानिक C12 का उपयोग करके अगर उसमें 24 कैम्बियम बनी हुई है तो उस पादप की आयु कितने साल हो गई, 12 साल हो गई। ठीक है, क्योंकि कैम्बियम की
कार्बन समस्थानिक का उपयोग करके कैम्बियम रिंग की गणना करके हम पादपों की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में वर्ष भर नहीं, पूरे जीवन में ही केवल एक कैम्बियम बनती है, उससे ही इसकी एंडी ग्रोथ होती है। ये आपको ध्यान में रखना। तो इसमें कैम्बियम वल्ल्या जीवन पर्यंत तो रहती है, और जिसमें अच्छा ये ध्यान में रखना, पाइनस में मोनोजाइलिक, अब मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक के अलावा जहाँ पे कैम्बियम वल्ल्या जीवन पर्यंत रहती है उसे मोनोजाइलिक कहते हैं, और जहाँ पे हर वर्ष नई बनती है उसे पॉलीजाइलिक कहते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये तो वुड का प्रकार है, ये तो किसका प्रकार है? वुड का प्रकार है, मतलब जाइलम का प्रकार है। जाइलम को हम क्या कहते हैं? वुड कहते हैं। ये तो वुड का प्रकार हो गया डियर स्टूडेंट्स, मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक, ठीक है। अब मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक की बात नहीं कर रहा मैं, अब बात कर रहा हूँ मैं मोनोजाइलिक, मेनो नहीं, मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक। मोनोजाइलिक का मतलब क्या होता है? केवल एक ही कैम्बियम वल्ल्या जीवन पर्यंत बने, उसे मोनोजाइलिक, मोनो की बात कर रहा हूँ। तो मोनोजाइलिक का मतलब क्या हो गया? जीवन पर्यंत केवल एक ही कैम्बियम बने। मोनोजाइलिक में जीवन पर्यंत केवल क्या बने? एक ही कैम्बियम बने, उसे मोनोजाइलिक, ये पाइनस में मिलती है। और दूसरा होता है पॉलीजाइलिक। पॉलीजाइलिक का मतलब होता है जिसमें हर वर्ष नई कैम्बियम बने, एक बने मोनोजाइलिक, हर वर्ष नई बने वो पॉलीजाइलिक। और पॉलीजाइलिक में आपकी क्या आता है? साइकस आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें कि पर्णों में, लीफ में जो एपिडर्मिस होती है उस पर क्यूटिकल पाई जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके जो एनाटॉमिकल करैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक में आप कंफ्यूज मत हो जाना। वुड दो प्रकार की होती है, मेनोजाइनिक और पिक्नोजाइनिक, ठीक है। मेनोजाइलिक में कोर्टेक्सी कोशिकाएं पिथ और मेडुलरी ज़्यादा विकसित होती है और पिक्नोजाइलिक में कम विकसित होती है। जबकि कैम्बियम की सक्रियता के आधार पर दो प्रकार की वुड होगी। एक तो मोनोजाइलिक, ऐसी कैम्बियम जो अपने जीवन में केवल एक ही बार बनती हो उसे मोनोजाइलिक, और हर वर्ष बनती हो उसे पॉलीजाइलिक कहेंगे। पॉलीजाइलिक साइकस में, मोनोजाइलिक पाइनस में मिलती है। ये कंडीशन तो आपके हो गई। नेक्स्ट लीफ की बात करते हैं। तो लीफ में एपिडर्मिस तो मिलेगी, मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी, क्योंकि मैंने कल बताया था कि साइकस में ज़्यादातर प्लांट जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म है तो ट्रांसपीरेशन को कम, ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म हैं वो जीरोफाइटिक हैं, ठीक है। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म क्या हैं? जीरोफाइटिक हैं, और जीरोफाइटिक होने के कारण उनमें मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है। और मोटी क्यूटिकल पाई जाती है ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, तथा रंध्र होते हैं वो संकन होते हैं, धसे हुए होते हैं, जो कि जीरोफाइटिक करैक्टर होता है। तथा सिंडेटोचिलिक या हैप्लोचिलिक प्रकार के रंध्र होते हैं। सिंडेटोचिलिक का मतलब होता है ऐसे रंध्र जिसका परिवर्धन एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं से होता हो। सिंडेटोचिलिक एक ही प्रारंभिक कोशिकाओं से होता हो, उसे हैप्लोचिलिक प्रकार का होता है। तो दोनों प्रकार के मिलेंगे इसमें रंध्र। अच्छा, आपको पता है कि लीफ में, ये लीफ हो गई, इसमें ये मध्य शिरा हो गई, ये शिराएं या शिरिकाएं हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें पार्श्व शिराओं का क्या होता है? अभाव होता है। इसमें पार्श्व शिराओं का क्या होता है? अभाव होता है। पार्श्व शिराएं जो होती है ना, मतलब यहाँ से ये पार्श्व शिराएं इनसे लिखी, उनका अभाव होता है। अब पार्श्व शिराएं नहीं है तो पार्श्विक रूप से भोजन का संचरण कौन से टिश्यू के द्वारा होगा? लैटरल ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है?
आपके क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू में क्या लिखोगे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है। आपके क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे कि जिम्नोस्पर्म की लिफ में पार्श्व शिराओं का अभाव होने के कारण पार्श्विक रूप से टिश्यूज को भोजन का स्थानांतरण जिन ऊतकों के द्वारा होता है उन ऊतकों को ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर बात करें रिप्रोडक्टिव प्रकार के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, आंतरिक संरचना के और बाह्य संरचना के कैरेक्टर्स हो गए। अब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स या जनन संबंधी लक्षण की बात कर लेते हैं। जनन संबंधी लक्षण, तो जनन संबंधी लक्षणों की बात करते हैं तो क्या होता है, जनन संबंधी लक्षणों में देखो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जो समझाने लायक होगा मैं आपको समझा दूंगा, बाकी बुक्स में लिखा हुआ ही है कि जनन के लिए बीजाणु का होना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रोबिलस पाए जाएंगे, शंकु मिलेंगे। शंकु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा जनांग अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में साथ में मिल सकते हैं, वो अपवाद स्वरूप अलग है। कुछ जात जैसे पाइनस की जातियां हैं, निटम की जाति है, या पाइसिया, पाइनस नहीं है निटम, बाकी एक लिंगी होता है। और जो मेल कौन होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणु पर्णय, आपको पता ही है टेरिडोफाइट्स में लघु बीजाणु पर्णय आपस में संघनित होकर के मेल कौन बनाती है। ठीक है, फीमेल कौन होते हैं, अगर फीमेल कौन की बात करें तो उसमें कौन बनाता है, सिंपल सी बात है, मेल कौन किससे बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल आपस में जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाएगी तो मेल कौन बनेगा, और मेगास्पोरोफिल आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाएगी तो क्या बनेगा, फीमेल कौन बनेगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि साइकस के अंदर फीमेल कौन नहीं पाया जाता, साइकस में क्या नहीं पाया जाता, फीमेल कौन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि उसकी मेगास्पोरोफिल होती है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं होती, तो उसमें फीमेल कौन की जगह क्या पाया जाता है, केवल और केवल मेगास्पोरोफिल पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको है कि इसमें जो बीजांड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। इसमें बीजांड क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। अब बीजांड नेक्ड होंगे क्यों, क्योंकि उसके बाहर आवरण नहीं होगा। बीज भी नेक्ड होते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट बीजाणुधानी का परिवर्धन होता है, वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट्स, बीजाणुधानियों का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट है। यूस्पोरेंजिएट में क्या होता है कि इस प्रकार का परिवर्धन जिसमें बीजाणुधानी केवल एक ही प्रारंभिक कोशिकाओं से परिवर्तित होती हो, तो उस प्रकार के परिवर्धन को क्या हो कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये पता है कि बीजांड कहाँ पे मिलते हैं, बीजांड कहाँ पे मिलेंगे, इसमें बीजांड मिलेंगे स्पोरोफिल पर। ठीक है, क्योंकि नेक्ड बीजांड होते हैं, इसमें ओव्यूल क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, नगन होते हैं, तो वो कहाँ पे मिलेंगे, स्पोरोफिल पे मिलेंगे। कल हम इसके बारे में करेंगे। नेक्स्ट जो गैमेटोफाइट्स लक्षण हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स में दो प्रकार की जनरेशन होती है, एक तो स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफाइटिक। तो हमने स्पोरोफिटिक लक्षण में एनाटॉमिकल कैरेक्टर कर लिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कर लिए और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कर लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम गैमेटोफिटिकल कैरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।